मेंडेलियन जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाता है आप लोग का। ठीक है, आगे क्या पढ़ाना है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, देखिएगा क्या होता है। देखिए इन जनरली हम सभी लोग यही जानते हैं कि जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? जीन्स या क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन या क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। वो जीन या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गैमेट्स में पाए जाते हैं और वही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो गैमेट्स जो है ऐसे सेल्स हैं जो अगली जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक हम जानते हैं यही कि उन्हीं के द्वारा जो है कैरेक्टर जो लाया जाता है अगली जनरेशन से, वो जो प्रीवियस जनरेशन से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। लेकिन कुछ साइटोप्लाज्मिक जीन भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जैसे इंटरनली जब आप यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अलावा भी उसके साइटोप्लाज्म में भी कुछ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले दो सेल ऑर्गेनेल, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों, और एनिमल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो सेल ऑर्गेनेल आपके ऐसे हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये अपना इनहेरिटेंस जो है वो खुद कैरी करते हैं। इनहेरिटेटरी अपना हेरिडिटरी मटेरियल जो है खुद अगले सेल तक ट्रांसफर करते हैं इनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए सेल। इसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्म में भी जीन पाए जाते हैं या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी पर जीन पाए जाते हैं और वो अगली जनरेशन में इस कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जैसा कि किसमें देखा जाता है? पैरामीशियम। किसमें देखने के लिए मिलता है? पैरामीशियम। ठीक है, कॉन्जुगेट मेथड होता है एक रिप्रोडक्शन का, उसमें हम देखने के लिए पाते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये क्या करता है? अपने साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे अगली जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो उसके साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा जो पूछता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अब देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इनको कलर्ड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर्ड बॉडी। जब स्टेनिंग की जाती है सेल की तो सेल स्टेनिंग में जो है कुछ कलर्ड बॉडी मिलती है न्यूक्लियस के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। बट बेसिकली क्रोमोसोम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया। क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा आपका क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब ये कंडेंस होता है तो ये क्रोमैटिन बनाता है। क्रोमैटिन का फर्दर कंडेंसेशन होता है तो ये आपका क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के मेटाफेज के दौरान बेस्ट विजिबल और अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो मेटाफेज के दौरान ही इस फॉर्म में पाया जाता है, नहीं तो इन जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा ये बेसिकली क्या होता है? डीएनए थ्रेड है। डीएनए थ्रेड है। तो डीएनए का जो थ्रेड होता है जिसको आप गुणसूत्रीय धागा बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर, गुणसूत्रीय धागा जिसको आप बोलते हैं, तो बेसिकली ये पूरा जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है ये पूरा काम का नहीं होता। इसके कुछ ही पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर कोई जीन पाया जाता है। तो जिस पोजीशन पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोकस या लोकाई। लोकस आप लोकाई बोलते हैं जिस पोजीशन पर जीन पाया जाता है।
ये जीन हो गया। तो जीन बेसिकली होता क्या है? अ फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो किसी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करे डीएनए का, वही उतना फ्रेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज नोन एज जीन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इनहेरिटेंस, जीन, ये सारा कुछ तो चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया था। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हो गया। तो अब हमको पढ़ना है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। लेकिन इससे पहले इसमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। ये आपको, एक है लिंकेज और एक है क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज क्या होता है? देखिए, लिंकेज दैट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन कह रहे हैं ये। तो मान लीजिए कि जो कोई क्रोमोसोम्स है, ये मान लीजिए क्रोमैटिड है, मैं क्रोमैटिड ही बना रहा हूं, पूरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड है, इनके ऊपर जीन पाया जाएगा, जो पोजीशन पे पाया जाएगा उसको हम लोकाई बोलते हैं या लोकस बोलते हैं। तो मान लीजिए ये कोई जीन है ए, ये कोई है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। तो ये जीन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज अरे। क्या बोलते हैं? अरे। अरे का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, अरे का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। तो ये जेनेटिक अरे है, यानी जीन्स का क्या अरे है, ये सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर। तो इस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे? फिजिकली लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए, और इनका ट्रांसफर अगली जनरेशन में एक साथ ही होगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द लिंक्ड जीन। क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी, लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा। लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अगर लिंकेज के बारे में देखें तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन। ठीक है, अब जिनके बीच में दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो कम होगा ना। तो जिनके बीच दूरी कम, इनके बीच में लिंकेज स्ट्रॉन्ग। तो ए और बी का अगर हम लिंकेज देखें तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप होगा इन अमंग द दीज ऑफ जीन। जबकि ए और सी में देखें तो ए और बी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। ए और बी में देखें तो और कम होगा, मतलब डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी लिंकेज के चांसेस उतने ही कम होंगे। ठीक है, तो लिंकेज का मतलब है जो जीन एक साथ पाए जाते हैं एक क्रोमोसोम पर, इन जनरली उनका ट्रांसफर अगली जनरेशन में उसी सीक्वेंस में ही होना चाहिए। और वैसे भी जो मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ करके आते हैं, क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया था कि एक जीन, ठीक है, अगली जनरेशन में जब ट्रांसफर होता है तो एक जीन की वजह से कोई दूसरा जीन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। दोनों जीन सेपरेटली अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं अगली जनरेशन में, लेकिन वो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में फेल हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक फेज होता है। जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि एक जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं।
तो जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम के जीन से क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो उसमें क्रॉसिंग ओवर में क्या हो गया, अब कोई जीन मान लीजिए यहाँ पे डी था, अब ये यहाँ पे चला गया, और कोई मान लेते हैं यहाँ पे कोई सीक्वेंस रहा होगा ऐसे ही P Q R, यहाँ S रहा होगा, यहाँ T रहा होगा, ठीक है। तो ये S वाला जीन कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो एक्चुअली हुआ क्या, इनके बीच में एक्सचेंज हो गया। अब इनका इनहेरिटेंस जो है, एक तो लिंक्ड थे, तो लिंकेज भी क्या हो गया, टूट गया। लिंकेज में जो सीक्वेंस था, जेनेटिक अरे था, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। साथ में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर से पार्ट एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके बीच में है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो लिंकेज जो है, ये कुछ लिंकेज जो है वो ऑटोसोमल डिपेंडेंट होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेक्स लिंकेज होते हैं, मतलब उनके जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इन जनरली जो हम पढ़ते हैं ऑटोसोम और हेटेरोसोम, ऑटोसोम और हेटेरोसोम। तो ये लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है। अब देखिएगा ऑटोसोम एंड हेटेरोसोम, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी सेल्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, या किसी को हेटेरोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 22 पेयर जो होते हैं वो XX होते हैं, ये जो होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल में XX और मेल में YY, तो XY सॉरी। तो अगर हम बात करें इनकी, तो होता क्या है, जैसे कुल मिला के हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो X या Y दो ही तरह के हैं। भाई ऑटोसोम में सभी के सभी X हैं, सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, फीमेल में XX है तो X ही ओवरऑल, और मेल में X और Y हैं, दो तरह के हैं, तो X और Y कुल मिला के X या Y। तो कई सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, और उनका इनहेरिटेंस जो होता है वो X क्रोमोसोम के थ्रू ही होता है। तो ऐसे जीन जो है वो X लिंक्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, X लिंक्ड, ठीक है। तो अभी जब लिंकेज आप पढ़ेंगे तो लिंकेज में अगर आप देखें लिंकेज, ठीक है, तो लिंकेज में अगर आप देखेंगे तो एक है X लिंक्ड और एक है Y। X लिंक्ड में भी दो हैं, ठीक है, एक है X लिंक्ड है और वो भी कैसा है, ऑटोसोमल है, मतलब इसके जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑटोसोम पे पाए जाएंगे। और दूसरा क्या है, X लिंक्ड है लेकिन सेक्स लिंक्ड है, S लिंक्ड है बट सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड कहने का मतलब है इसका जो जीन होगा वो X क्रोमोसोम पर होगा, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के X क्रोमोसोम पर होगा, जो कि फीमेल में दो सेक्स क्रोमोसोम है XX, और मेल में एक ही X क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है उसके, दूसरा क्या है Y। जैसे अब इस लिंकेज को लेकर के टीएच मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसमें, ड्रोसोफिला, ठीक है। जैसे इन्होंने लिया आई कलर इन द ड्रोसोफिला, आई कलर इन पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है।
तो ये मक्खी थी, इसमें इन्होंने लिया, इसमें आई का जो कलर था, दो कलर था, एक रेड आई कलर था और एक था व्हाइट आई कलर। रेड आई कलर डोमिनेंट और व्हाइट आई कलर क्या था, रिसेसिव था। रेड आई कलर रिसेसिव। तो इसके लिए जो जीन प्रेजेंट था आई कलर ड्रोसोफिला में था, वो कैसा था, एक्स लिंक्ड था। कैसा था, एक्स लिंक्ड था। और भी कैसा, सेक्स लिंक्ड था। एक्स लिंक्ड तो है, लेकिन एक्स लिंक्ड में क्या हो सकता है, ऑटोसोमल भी तो हो सकता है। जैसे ऑटोसोम्स हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर्स, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्स लिंक्ड है और उसमें भी क्या सेक्स लिंक्ड है। मतलब सेक्स लिंक जो सेक्स क्रोमोसोम है इसके एक्स क्रोमोसोम पर इसका ही पाया जाता है। तो अब देखिएगा, अगर इन्होंने क्या ले लिया, अगर ये वाली कंडीशन होगी, जैसे एक्स एक्स रेड आई कलर के लिए जो है इन्होंने पॉजिटिव का साइन लिया था और व्हाइट आई कलर के लिए डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू लेते हैं राइट। तो अगर ये है तो ये क्या होगा, होमोजाइगस फॉर द रेड आई कलर। एक तो होमोजाइगस है और आई का कलर कैसा होगा, रेड होगा। ये है हेट्रोजाइगस, आई कलर रेड। होमोजाइगस आई कलर व्हाइट। ये तो सिर्फ हमने फीमेल को रिप्रेजेंट किया। क्या किया, फीमेल को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए मेल को जब रिप्रेजेंट करने ले जाएंगे तो मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है XY। अब इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर इस पे ये वाला सिंबल लगा देते हैं तो ये आई कलर कैसा हो जाएगा, रेड। और अगर इस पे स्मॉल w दूसरा है y तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो ये होमो और हेट्रोजाइगस है। लेकिन मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में हमेशा हेमीजाइगस होगा। कैसा होगा, हेमीजाइगस में ही वो क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा। मतलब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि दो में से एक ही एक्स है इसका और ये एक्स पे पाया जाता है, वाई पे नहीं। तो अगर एक्स पे प्लस का सिंबल है दैट मींस उसमें वो रेड आई कलर है और डब्ल्यू है तो वो व्हाइट आई कलर है। तो ये हेमीजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव और ये हेट्रोजाइगस फॉर द रेड आई। तो ये एक्स लिंक्ड हो गया एग्जांपल में, इसमें ड्रोसोफिला हो गया। अब ऐसे ही और भी कई सारी डिजीजेज हैं ह्यूमन, ठीक है, जो कि कैसी हैं, एक्स लिंक्ड है। क्या है, एक्स लिंक्ड है। तो लिंकेज में देखिएगा, यानी कि इसका जीन जो है वो हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, कहां पे पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। देखिए फीमेल के केस में क्या होता है, जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं उसके वो दोनों सेम साइज के हैं, क्योंकि फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। क्या होता है, XX होता है। तो अगर जो जीन जिस लोकेशन पर एक क्रोमोसोम पे पाया जाएगा वो उसी लोकेशन पर दूसरे पे भी पाया जाएगा। मान लीजिए A B C D और E है, इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। मतलब वही जीन है, तो कैरेक्टर वही है, उसके दो कंट्रास्टिंग जीन है या एलील्स हैं, एलील फॉर्म में लिखा गया है, तो इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर इनके बीच में एक्सचेंज होगा तो यहीं से एक्सचेंज होगा। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं हो पाता। मेल के केस में जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, उतना डिटेल में है नहीं।
मेल में एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो छोटा होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका इतना ही पार्ट एक दूसरे के होमोलॉगस होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, और इसको बोलते हैं होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई, हाँ, होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, और ये है होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमोलॉगस का मतलब है इतना ही पार्ट इसके सामने पड़ता है। तो अगर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो सिर्फ इन्हीं के जीन इस पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, दूसरा कोई जीन ट्रांसफर नहीं होगा। जो नॉन होमोलॉगस पार्ट से जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना, सॉरी, नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो मेल से सिर्फ मेल में ट्रांसफर होते हैं। मतलब ये इतना हिस्सा इस पे जो जीन होगा जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होगा वो सिर्फ मेल से मेल में ट्रांसफर होगा, फीमेल में नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर जाते हैं, ये इतने पार्ट के जो जीन्स होंगे वो आपस में क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो वो फादर का वो कैरेक्टर वो उसकी डॉटर में जा सकता है, क्योंकि जब एक्स क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी रहा हो, यहाँ पे सी और डी रहा हो, ठीक है। तो मान लीजिए बी और डी का एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। तो यानी कि ये जो जीन था वो वाई क्रोमोसोम पर था, कहाँ पे था, वाई क्रोमोसोम पर, लेकिन वो एक्स क्रोमोसोम पर चला गया कब, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। तो अब ये एक्स क्रोमोसोम फादर का ये हमेशा उसकी डॉटर में जाता है, तो फादर से डॉटर में ये कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। ये इतने कैरेक्टर जो है वो हमेशा फादर से उसके सन में ट्रांसफर होंगे, डॉटर में कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि इसका क्रॉसिंग ओवर कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके भी एग्जांपल है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, दो एग्जांपल देख लीजिए। एक होता है टीडीएफ जीन कहलाता है, क्या कहलाता है, टीडीएफ जीन, इसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये टेस्टिस किसमें बनेगा, मेल में बनेगा। तो ये हमेशा टेस्टिस डिटरमिनेटिंग फैक्टर या जो जीन होता है इसका टीडीएफ जीन, वो हमेशा कहाँ पे पाया जाता है, नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, मतलब इसके सामने एक्स का कोई पार्ट ही नहीं होता है। तो ये हमेशा मेल से मेल में ट्रांसफर होगा। दूसरा क्या है, हाइपरट्राइकोसिस के लिए जीन होता है, यानी कान के ऊपर बाल आ जाता है, तो ये हमेशा मेल में आते हैं, फीमेल में कभी नहीं आएंगे कान के ऊपर बाल। तो ये हमेशा कैरेक्टर मेल से मेल में ट्रांसफर होगा, फीमेल में नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में ट्रांसफर होगा तो उसको क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लीनियर इनहेरिटेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, लीनियर इनहेरिटेंस। तो लीनियर इनहेरिटेंस में मेल से मेल में या फीमेल से फीमेल। तो चलिए अभी हम एक्स लिंक्ड पढ़ रहे थे, तो सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड है और एक्स लिंक्ड में हम डिजीज पढ़ रहे हैं। एक और है हमारे पास हीमोफीलिया, क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये आपका क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है, पर्सन जो हीमोफिलिक होता है उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता, ठीक है। तो हीमोफीलिया भी कई तरह के होते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो इस पे ये डिपेंड करता है वो हीमोफीलिया टाइप ए, बी और सी होता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है। अब क्लॉटिंग फैक्टर जो है ओवरऑल है आपके पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर, 12 फैक्टर हो गया, नेसेसरी हो गया, और ये हो गया हैगमैन, हाँ 12, ठीक है। तो 12 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उसमें जैसे एक एफ क्लॉटिंग फैक्टर है आपका, उसको हम AHFA बोलते हैं,
ठीक है। AHFA बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या, AHFA या थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेन भी होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिनोजेन जो है वो हम पढ़ते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जब नाम पढ़ते हैं तब। हमारे काम का यहाँ पे है AHFA बोलते हैं इसको, एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर A बोलते हैं। ये 8वां क्लॉटिंग फैक्टर होता है। एक ऐसे ही 9th होता है, इसको बोलते हैं AHFB, एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर B, और एक होता है 11th, ये होता है AHFC, एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर C। तो एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर होता है जिसकी वजह से इसकी कमी से एक तो एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है, पर्सन में। दूसरी बात ये है कि उसका क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट जो है वो डिले हो जाता है, आसानी से ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो इसको ब्लीडर्स डिजीज, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। अब इसके लिए भी ये जो बीमारी होती है ये भी एक्स लिंक्ड होता है। कैसा होता है, एक्स लिंक्ड होता है और वो भी सेक्स लिंक्ड होता है। अब देखिए इसका भी जीन कहां पे पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। तो देखिए देखिएगा ये एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, उसके बावजूद ये रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव होता है। मतलब जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएगा तब ये डिजीज कॉज करेगा। जैसे कैपिटल H होगा तो ये पर्सन जो होगा वो नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। कैपिटल H स्मॉल h होगा, ये भी, ये क्या है, नॉर्मल बट कैरियर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन ये क्या है, हीमोफीलिया के लिए कैरियर का काम है। अगली जनरेशन में इसको ट्रांसफर करेगा। जब ये स्मॉल h कॉम्बिनेशन में आएगा तो ये क्या होगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक। दूसरी बात, हीमोफीलिया कैसा है, लीथल। होमोजाइगस कंडीशन में क्या करता है, लिथेलिटी कॉज करता है। पहले बार जो हम लिखने जा रहे थे यही गलत है, जो लिखने जा रहे हैं ये गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में फीमेल की डेथ तो लिखना सही है, लीथल है, डेथ कॉज करेगा, हीमोफिलिक तो होगी लेकिन मर जाएगी। ये फीमेल जो होगी वो नॉर्मल बट कैरियर होगी। मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर जीन पाया जाएगा तो मेल क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, या तो नॉर्मल रहेगा हीमोफिलिक या तो नॉर्मल। फीमेल कैरियर होगी तो सरवाइव करेगी, नॉर्मल होगी तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल में तो हर कोई नॉर्मल है, लेकिन हीमोफिलिक होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक क्रॉस करके बताइए हमको, इफ मदर इज carrier for the hemophilia and father is hemophilic, then mother is carrier for the hemophilia and father is hemophilic, then find out the percentage of hemophilia in male and female child।
फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हीमोफीलिया इन द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हीमोफीलिया इन द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मेल और फीमेल हमें अलग अलग बताना है, उनके बच्चे जो होंगे मेल और फीमेल में अलग अलग परसेंटेज बताना है। 50% मेल में होगा, 50% फीमेल। और कोई मेल फीमेल का रेशियो दे देना। अभी हीमोफीलिया पढ़ा रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा लेने को, तो कल एक क्वेश्चन देंगे, जो कर लेगा उसको 100 रुपये का नगद पुरस्कार यहीं पे देके जाएंगे, ठीक है? तुरंत मिलेगा नगद पुरस्कार। अब तैयारी कर लिया ना? चलिए, कहा यह जा रहा है कि मदर इज कैरियर फॉर द हीमोफीलिया, देन एक ही स्मॉल एच होगा, मतलब दूसरा कैपिटल होगा तो उसको लिखते ही छोड़ देते हैं। एंड फादर इज हीमोफिलिक, मतलब इनके पास भी यही क्रोमोसोम है। अब देखिए 50% मेल चाइल्ड अफेक्टेड, 50% नॉर्मल। मेल और फीमेल में परसेंटेज बताना था ना, तो मेल में जब भी लेंगे तो मेल 100% और फीमेल 100%। अब 100% वाला कॉन्सेप्ट समझिए, मेल चाइल्ड कितने हैं? 1 2 2 मेल चाइल्ड हैं, तो यानी 100% को हम 50-50, तो 50% इनका हुआ, 50 इनका हुआ। तो अगर ये हीमोफिलिक है तो 50% हीमोफिलिक और 50% नॉर्मल। फीमेल के केस में 50% नॉर्मल बट कैरियर लिखेंगे, और 50% की डेथ हो जाएगी। तो जिसकी डेथ हो जाती है तो इसको हम लेते ही नहीं। तो 100% नॉर्मल बट कैरियर, जो मर गया उसकी गिनती क्यों करें भाई? तो यहाँ जो रेशियो आप बताएंगे ना, जैसे 1:2 का रेशियो आ जाता है मेल और फीमेल में, ठीक है? क्योंकि फीमेल में ये लिथेलिटी कॉज करता है। क्या करता है? फीमेल में लिथेलिटी कॉज करता है। इन जनरली जैसे फीमेल सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे रीजन होता है। जैसे ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, तो इन जनरली जब फीमेल अपने प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से उस फीमेल की डेथ हो जाती है। मान लीजिए उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर गई, तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी मौत हो जाएगी। एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से ब्लड रुकेगा ही नहीं, ठीक है? तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, तो उसकी वजह से फीमेल सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो हीमोफिलिक फीमेल जो है सर्वाइव नहीं करती है, यानी फीमेल के लिए ये क्या होता है? लीथल जीन होता है। होमोजाइगस कंडीशन में लिथेलिटी कॉज करता है, और मेल में होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है? हाँ, एक्स क्रोमोसोम से याद आया, एक टर्म पूछा जाता है बार बॉडी। व्हाट इज द बार बॉडी? एक्स बॉडी वाट? नंबर ऑफ बार बॉडी अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? किस में पाया जाता है?
मेल में, हम तो सोचे फीमेल में पाएंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ वर बॉडी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम -1। ये नंबर ऑफ वर बॉडी निकालने का फार्मूला होता है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम -1। तो अगर मेल को हम लिखते हैं तो XY लिखते हैं, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं सेक्स में? 1, तो 1 - 1। फीमेल में कितने होते हैं? 2 - 1। नहीं, इसके बेसिस पे मेल और फीमेल डिसाइड करते हैं ना। कैट एग्जांपल है, कैट नंबर ऑफ वर बॉडीज के बेसिस पे क्या करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं मेल है या फीमेल। तो इसके बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं। अगर वर बॉडी 0 तो मेल और 1 फीमेल। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम -1, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ वर बॉडीज का। अगली बीमारी देख लें, कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक्स लिंक्ड है और एक्स लिंक्ड होने के बावजूद कैसा है? सेक्स लिंक्ड। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, या इसी को हम बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इन जनरली हम इसमें यही पढ़ते हैं। नहीं तो कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक होता है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट एनी कलर, कलर ही नहीं डिफरेंशिएट कर पाए। दूसरा क्या होता है? रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि दैट इज पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी ये भी कैसा है? रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा है? रिसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेंट और रिसेसिव। रिसेसिव कहने का मतलब है कि ये डोमिनेंट इसका नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में जब अपीयर होगा तभी ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस यानी कैपिटल C ले लेते हैं तो ये नॉर्मल विजन होगा। क्या होगा? नॉर्मल विजन होगा। और स्मॉल c ले लेते हैं तो यानी कि पर्सन कैसा होगा? कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, तो सेम जैसे हीमोफीलिया है ऐसे ही आपका कलर ब्लाइंडनेस भी है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें ध्यान से, ये स्मॉल c मैंने लिखा है, तो ये फीमेल क्या होगी? कलर ब्लाइंड। हाँ, नॉर्मल बट कैरियर, NYC ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल बट नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ कैपिटल C लिखना था, तो कैपिटल C लिख नहीं रहे हैं तो कैपिटल C छोड़ रहे हैं, यानी कि ये मेल नॉर्मल होगा। यानी कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर जीन पाया जाएगा तो मेल क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो एक कंडीशन बता दीजिए, इफ मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज? 55। मदर कलर ब्लाइंड, मदर कलर ब्लाइंड है और फादर नॉर्मल है, तो उनके कितने परसेंट बच्चे कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड हैं? हाँ, फादर नॉर्मल।
25 50 इधर मदर कलर ब्लाइंड है तो स्मॉल सी दोनों पर होगा, फादर नॉर्मल है तो 50% चाइल्ड विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द कलर ब्लाइंड। 50% 4 में से 2 अफेक्टेड है ना, तो कितना परसेंटेज हुआ? 50%। ठीक है, 4 में से 2 अफेक्टेड है तो 50% हो गया आपका, और 50% नॉर्मल है। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज? 100%। इफ मदर इज इन होमोजाइगस कंडीशन एंड disease is X linked and sex linked, then 100% child will be affected। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, आगे ऑप्शन देखना ही नहीं, रिजल्ट वहीं पे आपका सामने होगा। अगर मदर किसी भी डिजीज से, जो भी रिसेसिव डिजीज है उससे अफेक्टेड है, तो उसके मेल चाइल्ड मतलब बच्चे जो है वो 100% अफेक्टेड होंगे, क्योंकि X क्रोमोसोम आना तो मदर से ही है, तो दोनों पे जो अफेक्टेड है तो मेल चाइल्ड तो हमेशा अफेक्टेड होगा, सोचना ही नहीं। फीमेल चाइल्ड कैरियर होगी अगर फादर अफेक्टेड नहीं होगा, तो अगर फादर अफेक्टेड होगा तो फीमेल चाइल्ड ही अफेक्टेड होगा, 100% हो जाएंगे फिर। ठीक है, अगर फादर अफेक्टेड है और मदर कैरियर है, then 50% female child will be affected from the disease and 50% female child will be normal, and 50% male child will be affected and 50% female child male child will be normal। अब देखिए कैसे कहा यह जा रहा है कि मदर जो है वो कैरियर है और फादर जो है वो हीमोफिलिक है, तो मैंने कहा 50% मेल अफेक्टेड होंगे, 50% फीमेल अफेक्टेड होंगे, 50% मेल नॉर्मल होंगे, 50% फीमेल नॉर्मल बट कैरियर होंगे। ठीक है, और 50% ओवरऑल चाइल्ड में 50% अफेक्टेड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे, सब 50-50 फीमेल कलर मेल से नॉर्मल बट कैरियर, 50% नॉर्मल, 50% कलर। ये मेल नॉर्मल है, ये मेल कलर ब्लाइंड, तो दो में से एक 50% नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड, 50% नॉर्मल। दो फीमेल चाइल्ड में से एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, 50% फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड, 50% नॉर्मल बट। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो आपके दिमाग में ऐसी होनी चाहिए, ऑप्शन पढ़ें क्रॉस कराएं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे इस पे आप क्वेश्चन किए रहेंगे तो आप तुरंत रिजल्ट पे आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास समय है गो थ्रू दिस चांस नहीं रहेगा। हवा में सॉल्व कर लिए तो पता चला कि जो है कुछ का कुछ समझ लिए और आपका क्वेश्चन चला गया इसके साथ। क्या हुआ? गलत हो गया ना। अभी कल मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर वो क्वेश्चन जिसने कर लिया उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे जितने तरीके से वो घुमा के पूछ लेंगे, चाहे जो कर लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन आंसर आपको 9 बताने हैं, 8 से 9। ये एक्स लिंक्ड डिजीज हो गई। अब इसके बाद बेसिकली हमको पढ़ना है वाई लिंक्ड डिजीज है, तो वाई लिंक जो है वो हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, अब 2 मिनट बचा है तो 2 मिनट में जो है वाई लिंक होगा। इसमें भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए तब तक एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, 2 मिनट है तो 2 मिनट। चलिए, if mother is color blind and carrier for hemophilia
If mother is color blind and carrier for the hemophilia and father is hemophilic, father is hemophilic and normal for the color vision, normal है color vision के लिए, then find out पहला how many children are affected from color blindness and hemophilia. लिख लीजिए क्योंकि आप बताएंगे तो हमको याद आएगा ना, क्वेश्चन याद नहीं है. How many children are affected from color blindness and hemophilia? How many percentage? How many percent of children? परसेंट में बताइएगा. How many percent of children will be affected from the hemophilia and color blindness? How many male childs? नहीं ऐसे बताइए. परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक मेल, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक फीमेल, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक डॉटर, परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड डॉटर. पहला बताना है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस अफेक्टेड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफिलिया बोथ. दूसरा क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक मेल, फिर परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक फीमेल, फिर बताना है आपको परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल एंड परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल. ये इतना ही बताना है. दोनों 50-50. कौन सा? ये वाला कलर ब्लाइंड से भी और हमको फाइनल आंसर बताइए. उसमें इम्पोर्टेंट नहीं, गुंजाइश नहीं. चलिए ये 50% सब हेमोफिलिक मेल, हेमोफिलिक मेल 50%, परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल 100%. ये वाला 0. देखिए फिर लोग कर चुके, बस समय नहीं. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं कल कराऊंगा. चलिए बात करते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है. फीमेल को क्या बताया गया है? हीमोफिलिक है, नहीं कलर ब्लाइंड है और कैरियर है हीमोफिलिया की, यही ना. तो कलर ब्लाइंड होगी तो दोनों पे सी होगा और हीमोफिलिक कैरियर है तो एच डी होगा. ठीक है. अब फादर को बताया गया कि ये क्या है? हीमोफिलिक है लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं. फीमेल कैरियर फॉर बोथ हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. पहला ये हो. दूसरा XCY
लेकिन इसको हीमोफीलिया है, और हीमोफीलिया अगर हो गया कहानी खत्म। एक्स सी, इस पे एच सी है, तो ये कलर ब्लाइंड भी होंगे और हीमोफिलिक भी। यही आपको करना ठीक। इनकी कहानी हो गई खत्म, इनको देखना ही बचे इतने ही। तो अब बताइए, जब भी लिथैलिटी आएगी तो लिथैलिटी जो है वहां निल कर दीजिएगा, जीरो हो गए, उनकी गिनती नहीं करनी है। अब बताइए, अब ये फीमेल चाइल्ड तो एक ही है, कैरियर फॉर द बोथ हीमोफीलिया है कलर ब्लाइंडनेस, तो कैरियर फॉर बोथ है तो ये नॉर्मल होगी। क्या होगी? दोनों के लिए क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है, परसेंटेज ऑफ मेल है, परसेंटेज ऑफ फीमेल, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक फीमेल, तो हीमोफिलिक तो होगी ही नहीं ना कभी, तो ये जीरो। परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल, परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल, जीरो। ये तो दोनों जीरो हो गए ना, कैरियर थी, क्या थी? कैरियर थी, तो ये दोनों जीरो, एक तो निपट गई ना, तो हीमोफीलिया था तो चली गई। अरे भाई हाँ, अब देखिए, अब इनके पास 3 ही चिल्ड्रन हैं। कितने चिल्ड्रन हैं? 3 ही बच्चे हैं, तो आप 25% नहीं, 33% निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए, इनको हीमोफीलिया है, इनको भी हीमोफीलिया है, इनको नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक जो दोनों है, तो कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक तो एक ही है ना, दोनों जिसमें पाए हैं तो एक ही है, वो क्या है? मेल चाइल्ड। तो परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक दोनों है, तो सिर्फ 33% ही बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों है, ठीक है। 33.3 थी, वे 33%। अब देखिएगा, अब बात पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक मेल, तो हीमोफिलिक मेल इसको क्या है? हीमोफीलिया है नहीं, तो हीमोफिलिक मेल क्या हो गया? जीरो। परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल, तो कलर ब्लाइंड मेल में ये मेल है और ये मेल है, तो दोनों मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, तो यानी 100%, ये वाला सही था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा और आप गड़बड़ हो जाएंगे, 25% के बेसिस पे लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं गलत। जैसे लीथल वाला आए, जो लीथल जीन हो, डेथ कॉज करे, उसको पहले एलिमिनेट, जो बचे बाकी बंटवारा इसी में होगा ना। किसी के 4 बच्चे हों और एक मर जाए तो हिस्सेदारी का बंटवारा जो है बचे हुए 3 में ही तो होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। जो लीथल जीन होगा उनको तो ले जाएगा, तो काहे का बंटवारा? सर जैसे